टिकट पर 2018 के चुनाव लड़े हुए उमा महेंद्र जी और स्टेज पे बैठे हुए अक़लियती कायदीन रहमतुल्लाह साहब, फातिमा निखत, हिदायत अली मिर्ज़ा, अशमत साहब, जुनेद साहब, गजनी साहब, शमसुद्दीन साहब, परवीन बागड़ी साहब और साथियों, भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना स्टेट की जानिब से जगह जगह शक्ति केंद्र बूथ कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। उसी ज़िमन में आज चारमीनार असेंबली में यहाँ पर कॉर्नर मीटिंग रखी गई है। ये कॉर्नर मीटिंग रखने का मकसद यही है कि अवाम में शऊर बेदार किया जाए। तकरीबन 9 साल दौर में टीआरएस गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है तेलंगाना स्टेट में, उसको उजागर किया जाए और पुराने शहर में जो एक जमात का यहाँ पर कब्जा है, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, उसी जमात का है। तकरीबन कॉर्पोरेटर्स भी इसी जमात के हैं। उनकी कारकर्दगी भी अवाम के सामने लाना भारतीय जनता पार्टी का मकसद है और उसी मकसद के तहत आज यहाँ पर कॉर्नर मीटिंग रखी गई है। अवाम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तेलंगाना 2014 में तेलंगाना बनने के बाद टीआरएस गवर्नमेंट हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। चाहे वो डबल बेडरूम स्कीम हो, चाहे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का लोन हो, माइनॉरिटी स्टूडेंट के स्कॉलरशिप हो, हर एक महाज पर वो झूठ का फलंदा इस राज्य के मुख्यमंत्री जिस तरीके से यहां पर अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, चाहे वो अक्सरियत हो या अक़लियत हो। आपने अभी देखा 2,17,000 एप्लीकेशंस माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से जब ऐलान किया गया कि माइनॉरिटीज को लोन दिया जा रहा है 1 लाख और 2 लाख, तो तकरीबन 2,17,000 एप्लीकेशन जमा हुए। इनकम सर्टिफिकेट निकालने के लिए भी पैसा खर्चा होता है और बीच के एजेंट्स भी पैसे लेते हैं। यानी अवाम को अक़लियतों को मिला कुछ नहीं। 50,000 का 50 करोड़ का पहले बजट सैंक्शन हुआ, फिर 120 करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ, लेकिन आज तक 2,17,000 एप्लीकेशन आने के बावजूद आज तक 1 रुपया भी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के हवाले नहीं किया गया। इससे कबल भी तकरीबन 1.5 लाख एप्लीकेशन आए थे, एक को भी लोन नहीं मिला। मुसलमानों को भी बेवकूफ बनाया जाता है, जबकि दस्तूर में गुंजाइश नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश नहीं है। 12% मुस्लिम रिजर्वेशन देने की बात कही जाती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में न कोई भी मजहब के नाम पे, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या मुसलमान हो, उसको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। वाईएस राजशेखर रेड्डी के जमाने में यही हुआ था, 5% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात, लेकिन वो नाकाम हुई। वो 4% हुआ, बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के नाम से हुआ। तो आज उसके बाद फिर ये धोखा 12% का। तो ये मुसलमानों के साथ खिलवाड़ है,
अक़लियतों के साथ खिलवाड़ है, अक्सरियतों के साथ भी खिलवाड़ टीआरएस गवर्नमेंट कर रही है। और उसके साथ हमारे पुराने शहर की जमात भाई भाई बनकर चल रही है, वो सभी को मालूम है। कोई चीज में असेंबली में बहुत बड़े अंदाज में तकारीर की जाती है, अवाम खुश होती है, मुसलमान खुश होता है कि अरे भाई अकबर भाई क्या बोले, एमएलए क्या बोले, पार्लियामेंट में असद भाई क्या बोले। अरे बोलना तो सभी को आता है, मैं भी स्टेज पे ठहर के बोलता हूँ, कोई असेंबली में ठहर के बोलता है, कोई पार्लियामेंट में ठहर के बोलता है, कोई काउंसिल में ठहर के बोलता है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? बोल के तो निकल गए, 150 करोड़ रुपए पुराने शहर को लगाने की भी बात हो गई। कहाँ है 150 करोड़, कहाँ है 120 करोड़? हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़े हमारा जो सीएम है तेलंगाना स्टेट का, तेलंगाना हिंदुस्तान में नंबर 1 है। अब नंबर 1 कैसा है? नंबर 1 कैसा है? नंबर 1 ऐसा है जो 9 साल में कभी अपने चेंबर में नहीं बैठा, वो सीएम है। नंबर 1 सीएम कैसा है? झूठ का पुलंदा, सुबह झूठ है, अक़लियतों के साथ भी खिलवाड़ है, अक्सरियतों के साथ भी खिलवाड़ है, क्योंकि पुराने शहर की जमात और टीआरएस भाई भाई है। जो आदमी तेलंगाना स्टेट की में सुधार नहीं ला सका और तेलंगाना स्टेट को बंगारू तेलंगाना नहीं बल्कि बर्बादू तेलंगाना बनाया, आज वो देश चलाने को निकला है। क्या देश चलाएगा वो? जो एक राज्य नहीं चला सकता, एक राज्य नहीं चला सकता, वो केंद्र की सरकार किस हिसाब से चला सकता है? ये बहरहाल बहुत बड़ा तमाशा है और इनकी झूठ सब पे आया है और इनकी झूठ से सब वाकिफ है। नंबर 1 झूठा सीएम हम बराबर बोल सकते हैं उनको, क्योंकि कभी भी आप रिकॉर्ड उठा के देख ले 9 साल का, कौन सी बात सच हुई? आज तक अजमेर में रुबात बनाने की बात हुई थी, मुसाफिर खाना, क्या हुआ? जागीर पीरों की दरगाह में 50 करोड़ की लागत से बहुत बड़ा काम होने वाला था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं। लेकिन मैं ये आज अवाम के सामने ये जरूर कहूंगा कि अवाम ये समझती है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, अक़लियतों की दुश्मन है, लेकिन मैं आज ये क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी में आए हुए 42 ईयर्स हो गए, 42 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं, जबकि 1980 में भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। लेकिन इस देश में मुसलमानों के साथ और अक़लियतों के साथ जब जब भी इंसाफ हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 98 में इंसाफ हुआ, आज मोदी जी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी दिशा में हम चल रहे हैं। तो मैं मुसलमानों से भी अपील करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के करीब आए और देखें, क्योंकि आने वाला वक्त 2023 हमारा है। तेलंगाना स्टेट में मैं आज चारमीनार के दामन में ये चैलेंज कर कहूंगा कि 2023 में इस राज्य में, तेलंगाना स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी सबके साथ इंसाफ करेगी, सबको साथ देगी, सबका साथ इंसाफ होगा, सबके विश्वास पर पूरा उतरेगी और सबके प्रयास के ऊपर भी उतरेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे रुखसत लेता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। ये थे हमारे सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर हनीफ अली जी। अब हमारे चारमीनार असेंबली कंटेस्टेड एमएलए टी उमा महेंद्र जी से भी गुजारिश करता हूं कि कुछ शब्द बोले। बोलो भारत माता की। आज के सभा के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री जुनेद जी, मंच में उपस्थित सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर श्री हनीफ अली जी, मंच में उपस्थित माइनॉरिटी मोर्चा के नेतागण, आप सभी लोगों को
मेरा हृदयपूर्वक अभिनंदन। भाइयों, आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने आदेश दिया है कि हर कोई अपने नुक्कड़ में सभा कर कर पब्लिक के बीच में जाकर उनकी समस्या और उनके जो भी समस्या है उसका समाधान निकालने के लिए उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम किया गया है। मेरे भाइयों, आज देख रही है सारी दुनिया आज भारत देश की ओर देख रही है, क्योंकि भारत देश में किसकी सरकार चल रही है। आज हम देख रहे हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश के लिए काम कर रही है और ये देश सारे दुनिया को किस तरह से मदद कर रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कोरोना काल में पूरे विश्व को हमने वैक्सीन दिया है, उसके बाद पूरे विश्व में कई जगह हमने गेहूं की सप्लाई की है। आज हम देखेंगे रिसेंटली तुर्की में जिस तरह भूकंप आया, सबसे पहले भारत देश अपनी सहानुभूति जताते हुए भारत देश आगे आकर सब में पहले वहां जाकर, क्योंकि आज वो लोग ये छाप छोड़ दिए कि टर्की में, जो कि कभी भी टर्की देश हमारे साथ नहीं खड़ा होता था, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था, फिर भी भारत देश उस देश में जाकर काम किया है और वहां पे कई प्रकार के सेवाएं देते हुए मेडिकल तौर पे, कंस्ट्रक्शन फील्ड में और भी लोग, वहां के भी लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें और भी सुविधा चाहिए और भी मदद चाहिए। तो भारत देश कभी भी ना बोल के नहीं बोलता, वो अपने आप और आगे हर संभव प्रयास करने के लिए, हर मदद करने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि मादरे वतन के लिए काम करती है, खुद के लिए कभी काम नहीं करती। देश में कई राजनीति दल है जो कि देश को आजादी मिलने के पश्चात, आज देखेंगे आप 70 साल से जब से देश को आजादी मिली, कांग्रेस पार्टी उनके परिवार के लिए, उनके परदादा, दादा, दादी यही लोग राज करते आए, परंतु कभी भी किसी को भी वजीर आजम नहीं बनाया। और किस प्रकार का इस देश के लोगों से छल कपट किया है और इस देश में किस प्रकार की दहशत फैलाई हुई है, ये सब हमने देखा है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, आज लगभग 8 साल पूरे हो चुके हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार का बम विस्फोट होने दो, आतंकवादी हमला होने दो, फिरका फरेस्ट होने दो, परंतु ये होने नहीं दिया। परंतु कांग्रेस पार्टी और कुछ और राजनीति दल, जो कि MIM पार्टी होने दो, TRS पार्टी होने दो या कम्युनिस्ट, ये सभी लोग एक ही बताते कि भारतीय जनता पार्टी एक कम्युनल पार्टी है। मेरे भाइयों, आज आप लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी का काम पूरी दुनिया देख रही है, परंतु इनके आंखों पे काला चश्मा चढ़ा हुआ है, जो कि अपने परिवारवाद के लिए, अपने राजनीति फायदे के लिए, अपने परिवार को सत्ता में बनाए रखने के लिए किस तरह ये लोग दूसरे पार्टियों जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हैं। ये लोग जानते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार सत्ता में आएंगी तो हमारी दाल नहीं गलेगी, बिल्कुल नहीं गलने देगी। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से हमारे रोडों का निर्माण हो रहा है। आज 70 साल में जो काम नहीं हुआ, केवल मात्र 8 साल की अवधि में, 8 साल के समय में ये नेशनल हाईवे के काम हो चुके हैं। और एक्सप्रेस हाईवे अभी आप कल ही देखे हैं कि दिल्ली से लेके मुंबई के लिए केवल मात्र 12 घंटे, जबकि हम ट्रेन में भी जाते तो 24 घंटे का समय लगता था भाइयों, परंतु भाई रोड जाने के लिए हमें 12 घंटे का समय लग रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ के जनता के समय का किस तरह से अनुमान लगा रही है और उनको उसी गति शक्ति से आगे बढ़ने के लिए
भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है। आज देखिए, आप नरेंद्र मोदी जी प्रतिदिन 18 घंटे काम करते हैं। हमारे राहुल बाबा कभी भी काम करते हैं तो वेकेशन मनाने के लिए हर 3 महीने में एक बार विदेश का पर्यटन करते हैं, काम कुछ नहीं करते। परंतु हमारे नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। वो काम क्या करते हैं? गरीबों को अनाज मुफ्त में कैसा पहुंचाना चाहिए उसके लिए काम करते हैं। और वो काम करते हैं हमारी गति शक्ति किस तरह बढ़नी चाहिए। आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा आज हमें हमारे समय को कितना बचाया जा रहा है, ये भी आप देखिए। हर राज्य को वंदे भारत एक्सप्रेस से जोड़ा जा रहा है। आप ये भी देखिए, आज हमारा देश का सैनिक बल किस तरह से बढ़ रहा है। आज हमारे देश को अगर कोई दुश्मन नजर डालने से पहले हमारी ताकत के बारे में सोचने के लिए उनको आवश्यकता है। उसके लिए हम किस प्रकार के डिफेंस सामग्री खरीद रहे हैं, सैनिक उपकरण खरीद ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णय लिया है। उन्होंने ये सोच लिया है कि ये देश केवल मात्र अपने पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता है। उसके अंतर्गत आज हर डिफेंस इक्विपमेंट हम लोग बना रहे हैं हमारे डिफेंस के लिए। आज हम लोग हमारा डिफेंस इक्विपमेंट्स विदेशों को बेच रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे दुनिया के मुल्क के लोग हमारे ऊपर कितना निर्भर होते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, आप सभी लोगों को सोचने की आवश्यकता है और इस चीज को भी परखने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका देना चाहिए। आज हम देख रहे हैं पिछले 50 साल से पुराने शहर में कब्जा करके बैठे हुए MIM पार्टी, जो कि कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में है तो उसका साथ देते हुए, उसके साथ लेते हुए सिर्फ MIM पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, यही लोग आबाद होते हैं। परंतु यहाँ की जनता जिनके नाम पे वोट लेते हैं, पुराने शहर के डेवलपमेंट के लिए वोट लेते हैं, उनके लिए आप क्या करें। आज मेडिकल कॉलेज में आप 35 सीटों को, जबकि हर मेडिकल काउंसिल 30 सीट देते हैं, परंतु आप 35 सीटों को रेगुलराइज कराते हैं। और वो 5 सीटों को जिस तरह से रेगुलराइज कराते, परंतु पुराने शहर में किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट करने में आप पीछे हटते। क्यों भाई? आपको इतनी क्या दुश्मनी है पुराने शहर के लोगों से? आज आप आबाद हुए हैं तो सिर्फ यही पुराने शहर की वजह से। आज ये 50 साल से जो रोडा है, जो नाले है, जो मोरियां है, जो पानी पीने की व्यवस्था है, आज वही व्यवस्था है। आज मेट्रो रेल के लिए सेकेंड फेज के लिए प्रपोजल भेज रहे हैं। आप मेट्रो रेल के लिए सिर्फ 2 किलोमीटर का मेट्रो रेल का काम भी करवा नहीं सक रहे। ये आपकी नाकामी है। आज आप देखेंगे भाइयों, आज KTR साहब को हैदराबाद बोल तो सिर्फ ही और सिर्फ मणिकोंडा, कोंडापुर, कुकटपल्ली, हाईटेक सिटी, या नहीं तो मोइनाबाद, ये जनवाड़ा, क्योंकि वहां पे KTR के परिवार के कई हजारों एकड़ जमीन है। उसके डेवलपमेंट के लिए आज दुनिया को बता रहे, अरे हमारा बस स्टैंड टूट के आज लगभग 10 साल से ज्यादा हो चुका है। आज इस बस स्टैंड के लिए आप असेंबली में बात करते, आप पार्लियामेंट में बात करते, आप म्युनिसिपल काउंसिल में बात करते, सिर्फ दिखावे के लिए आप ये काम करते। अगर आपके दिल में इच्छा होती तो म्युनिसिपल कमिश्नर को बुलवा के ये काम क्यों नहीं कराते। आज यहाँ पे 200 मीटर के अंदर ये बस स्टैंड आ रहा है, इसको मल्टी लेवल बिल्डिंग बनाने में आप परमिशन नहीं मिल रहा। सरदारी महल के बाजू में किसके अम्मा का सगे का
बिल्डिंग बन रहा, जो 8 माले का बिल्डिंग डबल सेलर बना हुआ है, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो बिल्डिंग को परमिशन कैसा मिली? उसके सामने सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, वो बिल्डिंग के सामने 200 मीटर के दायरे में आता। आप वहां पे 8 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे। आप यहाँ पे पब्लिक को फैसिलिटी देने के लिए, जो कि पब्लिक, पुराने शहर की पब्लिक यहाँ से पढ़ने के लिए आगे जाते हैं, रोजगारी के लिए आगे जाते, कई महिलाएं जाते हैं, कई लोग जो कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो लोग का बेचारे सिटी पार करके जाना। आप यहाँ से बस स्टैंड उठा के फेंक दिए। आप चाहते क्या है? पुराने शहर को क्या करना चाहते? आबाद करना चाहते या बर्बाद करना चाहते? आज जनता सोचने के लिए मैं जनता से अपील करता हूं कि एमआईएम पार्टी क्या करना चाह रही है, एक बार उनसे पूछना चाहिए, हमें पूछना चाहिए। भाइयों, आज आप कई जगह बस्ती दवाखाने बोल रहे, आप कितने बस्ती दवाखाने बनाए, कितनी पब्लिक को आज उसको सहूलत में दे रहे हैं। आज असला हॉस्पिटल, जो कि ओआईसी ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल है, ओआईसी हॉस्पिटल आज किस तरह से तरक्की कर रहा है उसके बारे में देखिए। परंतु बस्तियों में एक भी बस्ती दवाखाना जो मुफ्त में इलाज होना चाहिए, वो लोगों के लिए कहीं भी आप एक मुफ्त में हॉस्पिटल नहीं बना रहे। क्यों भाई? ऐसी क्या दुश्मनी है हमारे से? मेरे भाइयों, उसी तरह एक पेंशन पेमेंट ऑफिस थी मोती गली में, आज पेंशन पेमेंट ऑफिस यहां से निकाल के फलकनुमा भेजा दिए। आप वहां जाने के लिए ऑटो भी बराबर न रहते। बेचारे रिटायरमेंट होने के बाद वो लोग पेंशन लेने कभी के एक बार महीने में एक बार आते, उनकी सहूलत भी आप छीन लिए। मतलब ये आपका डेवलपमेंट है? मतलब जो आदमी जब से बंडी बेच रहा, वो बंडी पे ही खड़ा होना चाहिए। आपके नजरों में यही खड़ा हो गया। अगर जब रिक्शे थे, टांगे थे, उन लोगों को ऑटो दिला रहे, आप लोग ऑटो चलाओ, रिक्शे चलाओ, परंतु आप पुराने शहर में क्यों? ये लोग तरक्की करना नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं असदुद्दीन साहब। और मेरे भाइयों, आवाम से मैं अपील करता हूं, आप इतने साल से आप एमआईएम पार्टी को साथ दे रहे हैं, आप एक बार भारतीय जनता पार्टी को अपना साथ दीजिए, फिर देखिए तरक्की। हैदराबाद के पुराने शहर का नक्शा बदल देंगे हम, क्योंकि हमारे हैदराबाद में देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। उनको आने जाने के लिए फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी आप नहीं दे रहे। आप देखेंगे कहां पे आप मास्टर प्लान करें। आज 1986 से चार मीनार से फलकनुमा तक 150 फीट की रोड, आज भी वो 60 फीट पे ही अटकी हुई है। क्यों? इसे क्यों डेवलपमेंट नहीं कर रहे? मैं पूछना चाह रहा हूं। क्या हम नहीं चाहते, हमारे लोग नहीं चाहते? डेवलप रोड होने के कारण हम लोग फ्री मूवमेंट करते हैं, ट्रैफिक मूवमेंट, हमारा कहीं समय बचता है। परंतु एमआईएम की पार्टी ये करने में नाकाम है। आप देखिए, पुराने शहर को देखने के लिए हजारों तादाद में, आज देखिए जम्मू कश्मीर में कैसा पूरा माहौल बदल गया है। पूरी दुनिया से टूरिस्ट जा रहे हैं। आज वहां के लोग बहुत खुश है। अगर भाइयों आप एक बार हमें मौका देंगे तो ये चार मीनार के आसपास का पूरा नजारा बदल देंगे। यहाँ पे रहने वालों के लिए और यहाँ कारोबार करने के लिए आप लोगों को ही बेनिफिट मिलने वाला है। उसका लाड़ बाजार चूड़ियों की मार्केट, उसको किस तरह से फैसिलिटी देना चाहिए। नाइट मार्केट बोले, क्या हुआ? नाइट मार्केट, नाइट बाजार क्या हुआ? अभी तक कभी नाइट बाजार की बात नहीं होती। असेंबली में आते दोनों की नौटंकी चालू हो जाती, केटीआर की, अकबरुद्दीन की। मैं गाली दिए जैसा करता हूं, तू ठोके जैसा कर। हाँ, ये कब तक पब्लिक ये सब चीज को जहन कर रही है? मेरे भाइयों, आप आज मुझे जो अवसर दिया है उसको धन्यवाद करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। परंतु आप लोगों से अपील करता हूं, जो मैं आप लोगों को बताया हूं, हमारे लिए मेट्रो रेल बस स्टैंड जो यहाँ पे थी उसे भी हम फिर से काबिज करेंगे, मेट्रो रेल को पूरा करेंगे।
मास्टर प्लान हम असदुद्दीन जी का गर्दन झुका के पूरे मास्टर प्लान साबित करवाएंगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी जब तक चुप रहने वाली नहीं है मेरे भाइयों। आने वाले दिनों में हम इन लोगों को कहीं भी घूमने भी नहीं देंगे। अगर ऐसे ही रहेगा तो एमआईएम पार्टी के नेताओं को कहीं घूमने भी नहीं देंगे। हमारा होल सिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे श्री टी उमा महेंद्र जी चाइना कंटेस्टेड एमएलए। मैं नेक्स्ट गोलकुंडा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज निगत फातिमा जी को 2 बॉल बोलने का एक रिक्वेस्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे मौजूद श्री हनीफ अली साहब, श्री उमा महेंद्र साहब और मेरे साथी। हनीफ अली जी ने और उमा महेंद्र साहब ने जो तकरीर की, जो बातें बताई, उसके बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं कि मैं आगे और कुछ कह सकूं। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के बारे में अगर हम शुरू करें बात करना, तो शायद ये सारी ओल्ड सिटी की पॉपुलेशन मिलके भी इसका बयान नहीं कर सकती कि कितने प्रॉब्लम्स ये फेस कर रही है। ठीक, बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के साथ नहीं। ठीक है, ट्रिपल तलाक आया। आप लोग बताइए कि आज तलाक की दर में कितनी कमी आई है? क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आज हरियाणा में जो हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ 16,000 मौजन को महाना मिल रहा है। यहाँ पे सेक्युलर गवर्नमेंट है, यहाँ पे कितनी बार, कितने महीनों से यहाँ के पेंशन, उनकी तनख्वाह रुकी हुई है, वो भी हल नहीं होता। वक्फ लैंड जिसका आए दिन तस्करा होता है, उसका हल नहीं निकलता। हज में भी ये पहली बार हुआ है कि हमें 50,000 रुपए सीधा माफ किए गए हैं, और जो बुजुर्ग 70 साल की उम्र क्रॉस कर चुके थे, जो इंतजार में थे कि उन्हें मौका मिले, आज वो हद भी हटा दी गई है। ये सारा कुछ हुआ है बीजेपी सरकार में। अब आप बताइए कि बीजेपी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है या फिर साथ है? सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, हम इसी दिशा में चल रहे हैं और चलते रहेंगे। आज भले ही आप लोगों को हमारे साथ कुछ कम लोग नजर आए, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आज का खतरा कल का दरिया बनेगा ना? इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। ये थे हमारे गोलकुंडा इंचार्ज माइनॉरिटी मोर्चे से निगत फातिमा जी। नेक्स्ट शेख रहमतुल्लाह साहब, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी मोर्चा ट्रेजरर, उनको भी मैं 2 बॉल बोलने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे उपस्थित हमारे बड़े भाई हनीफ अली साहब और उमा महेश्वर साहब, निखत जी, नवाब साहब, जुनेद साहब और हमारे भाई पाशा भाई, गजनी भाई और शकीर भाई, सबको सलाम बोलते हुए मैं तहे दिल से हमारे पुलिस लोगों को शुक्रगुजार करता हूँ। थैंक यू पुलिसमैन फॉर ए पीसफुल थिंग। हम इधर आपको वोट पूछने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ ये पूछने आए। ओल्ड सिटी बोलते रहते, कितने दिन ओल्ड सिटी बोलते भाई, जबकि पूरे पहाड़ थे हमारे, जुबली हिल्स, बंजर हिल्स, मणिकोंडा और हमारा क्या है माधवपुर हाईटेक सिटी, वो ओल्ड सिटी होना चाहिए, ये न्यू सिटी होना चाहिए। कब तक हम ओल्ड सिटी कहते रहेंगे भाई? हमको क्यों इधर मेट्रो ट्रेन देंगे? हमारे बच्चे क्यों फिर पैदल चल के जा रहे हैं? दुनिया में, सब दुनिया में मशहूर मेरी चारमीनार को आने के लिए रास्ता नहीं है। कब बनेगी? कब तक हम आपके बातें सुनते रहेंगे? क्या ऑटो वाला का बेटा ऑटो वाला ही रहेगा, फूलवंडी का बेटा फूलवंडी लेगा, जो सब्जी बेच रहा सब्जी बेचेगा? कब तक भाई? कोई यहां से हाईटेक सिटी को, कोई मेरी बहन, मेरी बेटी, कोई नहीं आ रहे नौकरी करने के लिए। क्यों? कब तक आप लोग हमको दबाएंगे भाई? कब तक? क्यों इधर रोड्स नहीं है? क्या सिर्फ शास्त्रीपुर में उधर आने जाने के लिए रोड्स रहेंगे?
बाकी कहीं नहीं रहेंगे ओटा। रोड्स कब बनेंगे हमारे पास? मैं सुबह सुबह देखता हूं मेरे बहनों को पानी ढोल पीने के पानी के लिए बाहर जाके बुरखों में पानी पकड़ के लेके आते। कब तक मेरे भाई, कब तक ये मोहब्बत, कब तक मेरे भाई? कब हम बदलाव आएंगे हमारे पास? कब आएंगे बदलाव? भाई हम सिर्फ हमारे स्कीम समझाने के लिए आए बस। मोदी जी या सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम्स बुला है वो स्कीम समझाने के लिए आए भाई। अनएम्प्लॉयमेंट कब तक भाई, कब तक? कितने लोग के पास नौकरी है, कितने घर में नौकरी कर रहे? जो मैकेनिक है उनका बेटा मैकेनिक कर रहा, जो ऑटो ड्राइवर है उनका बेटा ऑटो चला रहा, जो फूल बेच रहे उनका बेटा बेटी फूल बेच रहे, जो मेरे भाई इधर फल बेच रहे उनके घर में फल बेच रहे। कब तक भाई? कब एजुकेशन आएगा इधर? कब आपके बिल्डिंगों में, अपार्टमेंटों में कॉलेज हो रहे? बहुत शर्म की बात है। अपार्टमेंट्स में कॉलेज पढ़ा जा रहा है या अपार्टमेंट्स में पढ़ाई पढ़ा जा रहा है ताकि उधर न्यू सिटी नहीं, मुझे इधर न्यू सिटी बनाना चाहिए। उधर न्यू सिटी में 5 एकड़ 10 एकड़ में एक स्कूल बन रही है, उधर बच्चे खेल कूद के पढ़ रहे और बड़े बड़े नौकरियां कर रहे, बाहर विदेश को जा रहे, अमेरिका जा रहे, हर जगह जाके काम कर रहे। लेकिन इधर हमारे चारमीनार से क्यों नहीं जा रहे बच्चे लोग? कब बदलाव आएगा? कब बदलाव आएगा मेरे भाई? और फंड्स किधर जा रहे? सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड्स दे रही है वो किसके पास जा रहे? हम सबको सोचने का जरूरी है। 80% फंड जो अपन राशन लेते हैं, अपन को चावल मिलती है, गैसलेट मिलती है, शुगर मिलती है, 80% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। 80% फंड। लेकिन मोदी जी का उधर फोटो नहीं रहता, सिर्फ इधर के सीएम का फोटो रहता जो 20% के देते हैं। क्यों भाई? कितने दिन हम सहना चाहते? सिर्फ एक बार हमको मौका दीजिए प्लीज। हम ये कहना चाहते हैं, तहे दिल से शुक्रिया। मेरे बड़े भाई अनिल भाई और उमा महेश्वर भाई बहुत बोले इस बारे में। हमको भी मौका दो ताकि बदलाव देखना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू फॉर दिस। ये थे हमारे स्टेट ट्रेजरर माइनॉरिटी मोर्चे से शेख रहमत अली जी। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हिदायत अली साहब को। गोलकुंडा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी मोर्चा सोशल मीडिया को इंचार्ज मोहम्मद हशमत अली जी को मैं 2 शब्द बोलने के लिए गुजारिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। डाइस पर तशरीफ फरमा हमारे हनीफ साहब, रहमत साहब, हिदायत साहब, कॉन्टेस्टेड एमएलए उमा महेंद्र साहब, गोलकुंडा जिला डिस्ट्रिक्ट जुनेद मैडम, निकत मैडम। बस बोलना ये है कि हम जो डेवलपमेंट शुरू करने के वास्ते जो है आज एक कॉर्नर मीटिंग यहाँ लगाए हैं। इससे पहले जो है 6 दिन से मैं कंटिन्यू अकबरुद्दीन ओवैसी को, पूरे एमआईएम को मैं चैलेंज किया। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी ये बता रहे थे कि 25 साल से मैं जो है ओल्ड सिटी डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो है मैं 14 स्कूल बनाया, 15,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये कोई भी नहीं बोले। वो आप जो है इलेक्शन 99 में जब बोले थे 100 बच्चियों की शादियां भूल गया। आज माइनॉरिटी लोन्स के लिए 2000 करोड़ हमारे को जो है होना है, 200 करोड़ हमारे को जो है इन्होंने केटीआर से भीख मांग रहे। यहाँ पर आके स्टेज पे बोलते सीएम हमारे बगैर नहीं बनता, मेरे बगैर सीएम नहीं बनता बोलते। अगर आप में दम है तो आप मेरे से डिबेट कर लो अकबरुद्दीन ओवैसी, आपको चैलेंज है। और चारमीनार एमएलए बोलते 1986 से जो है रोड वाइंडिंग नहीं हुई। 1986 से नहीं है, 1970 का है चारमीनार टू फलकनुमा रोड वाइंडिंग है। आप मेट्रो रेल 1 और 2, 3 कहाँ है भाई? काली जलसों में बोलते आप 99 में जो एफिडेविट डाले थे अकबर ओवैसी साहब, आपका वो एफिडेविट निकाल दो। मैं निकाल के जब से अब तक आप कितने 1000 करोड़ के मालिक हो गए। आप कभी बोलते 14,000, कभी बोलते 17,000। उसके बाद में आज पुराना शहर ये चारमीनार बस स्टैंड जो है 4000 का, ये प्लाटिंग करने नहीं देते हम। यहाँ पे आप जो बस स्टैंड हटाए वो बस स्टैंड लाना।
पीछे 6,000 गज जमीन है, पेंशन ऑफिस बनाते बोले। कहाँ है केटीआर साहब? कितने आना यहाँ पर? मरूम राजशेखर रेड्डी साहब आगे चले गए, किरण कुमार रेड्डी आगे चले गए, रौशैया आगे चले गए। 2018 जीएचएमसी इलेक्शन में केटीआर साहब आप भी आगे चले गए, लेकिन है कहां पे फिर ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट? आप ऑन रिकॉर्ड असेंबली में बोल रहे हैं कि पुराना शहर तरक्की नहीं हुआ तो रिजाइन दे दो, बी फॉर्म नको लियो। जब आप डेवलपमेंट, आपके कारपोरेटर्स कहाँ हैं, एमएलए कहाँ हैं? आप है चंद्रायन गुट्टे के एमएलए, आप है फ्लोर लीडर, आप पूरे शहर का आप ही बोल रहे हैं, फिर आपके एमएलए नायल है क्या पूरे? आपके कारपोरेटर्स कहाँ हैं साहब? इलेक्शन के खुद में 25-25 ऑफिस डालते, एक माइनॉरिटी लोन के वास्ते गरीब बहना जो है मंडल ऑफिस को फिर रही, एक एफिडेविट को फिर रही, एक इनकम सर्टिफिकेट को फिर रही। लगाइए ना, फिर कंप्यूटर सिस्टम लगा के दीजिए ना। तो हम आज एक जो है, ये तो हमारी शुरुआत है। जैसा हमारे बहन निकत मैडम बोले, खतरे खतरे से दरिया भरती। कल एक एमएलए जो है उठाए असेंबली में फोटो चालाना, रात में 12:05 होते फोटो मार दे रहे, 1,000 का चालान, ज्यादा बोले तो जेल को भी जा रही। फिर बोलते बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन। केसीआर साहब क्या क्या वादे करे थे? 4% देते बोले थे। केसीआर साहब कहाँ है? आते आप पुराने शहर में आइए, फिर आपको कौन रोके? कब आए थे आप? एक चार मीनार का विजिट नहीं, एक मेयर का विजिट नहीं। केटीआर साहब सिर्फ इलेक्शन के तक आप जो है एक नूरा कुश्ती हुई, देखा ये गया, जीते हम जो है 6 दिन में काउंटर दिए, सेम जाके हमारे पूरे क्वेश्चन इन्हों रिपीट करते जा रहे हैं। एमएलए आप है, हम है। पुराने शहर का जो डेवलपमेंट है, आप जो है अपनी रक्षापुरम करने एक दरगाह की जो है दीवार, वहां पर आप तोड़ा देते, फिर बोलते बीजेपी कम्युनल है। कहाँ है भाई बीजेपी कम्युनल? बीजेपी वक्फ लैंड खाई, चैलेंज है आपको, कहीं गवर्नमेंट लैंड खाई, बता दो आप, चैलेंज है हमारा। सिर्फ आप लोग बेवकूफ बना रहे हैं। हम पब्लिक से ये अपील कर रहे हैं कि भाई जब इन वोट मांगने आते ना, तो हमारा माइनॉरिटी लोन कहाँ है? 80,000 पूछो आप। 2,18,000 एप्लीकेशन आए, 50 जो है 50 करोड़ पहले दिए, फिर 70 करोड़, उसके बाद में जैसा जो है वहां पर एक एजिटेशन हुआ, वहां पर जाके उसके बाद में माइनॉरिटी चेयरमैन जाके जो है कपुला ईश्वर को लेके गए मिनिस्टर साहब को। वहां से फिर जो हरीश राव साहब बोले कि भाई आप जाके गवर्नमेंट को बदनाम नको करो, फंड नहीं है हमारे पास, बोल के मत बोलो, बहुत फंड है हमारा। 20-21 का फंड कहाँ है साहब? आपको जो पूछो बोल रहे हैं आप, पब्लिक आपको जो है वोट डाल के आपको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनाए, आपको जाके बोले हमारे असेंबली में हमारे मसाइल, हमारे सवालात, हमारी तकलीफ आप उठाइए, आपके स्कूल बन जाते, आपका हॉस्पिटल बन जाता। हम बोल रहे हैं आप जाइए उस्मानिया दवाखाना बनाइए, कभी विजिट करें। पलट के केसीआर साहब आप बोलते बीजेपी कम्युनल। बीजेपी क्या एक मस्जिद शहीद करी साहब? बता दीजिए कितने मस्जिदा शहीद हुए, किसके दौर में हुए? फिर कहाँ है पूरे एमएलए कहाँ है, कारपोरेटर्स कहाँ है? जिस वक्त वोट के लिए जाती दूसरे पार्टी, तो आप बताते शहर हमारा, मेयर हमारा, एमएलए हमारा, सियासत हमारी फला है। अरे आप जो है केटीआर साहब से टैंक बंड पे फाउंटेन लगाया गया, आप जो है मिलारम टैंक के लिए जो है आप बोल रहे हैं साहब दे दो, एक फाउंटेन छोटा दे दो, लाइटा दे दो। अरे साहब ऑन रिकॉर्ड आ रहा, सोशल मीडिया का टाइम आ गया। केसीआर साहब तो जो है पूरे जो है तेलंगाना को जो है शराब में डुबो दिए। जर्रा यहाँ से जो है बाहर में शराब पीते, बाजू निकलते, लैंड ऑर्डर वाले जो है वहां पर उनको पकड़ लेते, गाड़ी सीज, जेल को चले जाओ। अरे ये कौन सा कानून बना है केसीआर साहब? फिर आप शराब रोकिए, शराब से कितनी आ रही है आपको फंडिंग? अरे लॉकडाउन में आप जो शराब खुला रखे, ताजुब की बात है, लोग जो है मेडिसिन को परेशान थे, मेडिकल हॉल बंद किया जा रहा था, लेकिन आप जो है वही शॉप खुले रखे। अभी भी जो है शहर में जो है भाई, शहर में तेलंगाना में जो है गांजा नहीं रहता। कहां से आ रहा भाई गांजा? बॉर्डर पे कौन है? पुलिस है। फिर कैसा आ रहा सिटी में? आते जो है यहाँ पर जो है बच्चों को पकड़ा जा रहा नशे में, खुद फ्लोर लीडर उठाएगा। तो हम जो है अकबर ओवैसी को भी बोल रहे हैं, आप और लीडर्स को भी, एमपी साहब, हैदराबाद एमपी जो है लोगों को मालूम नहीं है, हज महंगा कर दिए। हज सब्सिडी जो है पार्लियामेंट में 470 करोड़ थी, आप कराए थे वो 470 करोड़।
फिर बोलते बीजेपी करी बोल के। बीजेपी आपको जो है क्या क्या स्कीम दी बोल रही है, आप बताओ ना आके। तो ये तो अभी हमारी शुरुआत थी। और जो फोटो चालाना के ताल्लुक से जो महमूद अली साहब बोले, महमूद अली साहब को भी हम बोल रहे हैं कि फोटो चालाना के ताल्लुक से भी जो है एक 10,000 की गाड़ी रहती, आप 15,000 चालान है, गाड़ियां सीज कर दे रहे, जेलों को भिजा दे रहे। अगर ये चीज नहीं रोके जाएंगी तो हम आवाम से अपील कर रहे हैं, जब वोट मांगने आएंगे ना तो पूरे चालाना निकाल के बताइए। जब वोट मांगने आएंगे तो हमारा जो है लोन कहाँ है पूछिए आप। दूसरी सवाल मत करिए आप जो है वोट के, ये लोग बदले कि हम 1,000 रुपए दे के वोट लाए। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, साल में 365 दिन होते, 5 साल में 1825 दिन होते। आप कैलकुलेशन करिए, 54 पैसे के आप होते। लेकिन अगर कैलकुलेशन किया जाए तो इनके एमएलए जिस वक्त या कारपोरेटर जो है होते, उन्होंने जब नॉमिनेशन फाइल करते, पहला इलेक्शन लड़ते, तो जब जो है इनकी टू व्हीलर रहती, आज फॉर्च्यूनर आती, घरा हो जाते। तो आज तो ये शुरू है। ये आप देख सकते हैं कि बीजेपी जो है डेवलपमेंट पे बात कर रही, मेट्रो रेल पे बात कर रही, रोड वाइंडिंग पे बात कर रही, मिलालम मंडी होने दीजिए या पेंशन ऑफिस होने दीजिए, गवर्नमेंट के रजिस्ट्री ऑफिस कितने जो है बिल्डिंग्स में है, गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल पूरे जो है प्राइवेट बिल्डिंग्स में है। तो हम जो जगह बता रहे हैं बहुत जगह है, अभी जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उस पर भी नजर है इनकी, वो भी प्लाटिंग करते बोल रहे हैं। तो ये हम होने नहीं देंगे, ये बीजेपी की तरफ से हम रोकेंगे। और आने वाले वक्त में आप बीजेपी को लाइए, क्यों कि वहां पर जो है कोई जो है आपका अपोजिट लीडर नहीं है आवाज उठाने के लिए। तो आज जो मुझे जो मौका दिया गया है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बस 5 मिनट लेते हुए मैं कुछ शब्दों में तेलंगाना गवर्नमेंट, सीएम केसीआर, झूठे केसीआर साहब की नाकामियां बताऊंगा। सीएम केसीआर साहब जब 2014 में पहला इलेक्शन जीते थे, जीतने से पहले 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को आज दिए थे, कि कहा था कि जब मेरी गवर्नमेंट आएंगी 3 महीने के अंदर मैं 12% रिजर्वेशन दूंगा। पर आज 9 साल हो चुके हैं, पर आज भी 12% रिजर्वेशन का रिजल्ट 0। क्या है रिजल्ट? 0। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देते बोले थे, आज भी वक्फ बोर्ड का जुडिशियल पावर का रिजल्ट है 0। ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है। हैदराबाद में इस्लामिक सेंटर कितने हैं भाई, कितने हैं हैदराबाद में इस्लामिक सेंटर? पर आज भी रिजल्ट उनका कहने का वादा वो भी 0। अजमेर शरीफ में रुबाब बनाते बोले थे, 9 साल हो चुका है, पर आज भी रिजल्ट 0। ये केसीआर साहब की बेहतरीन डेवलपमेंट। ओल्ड सिटी में मेट्रो रेल, आज भी मेट्रो रेल को रोका गया, आज भी रिजल्ट है 0। दरगाह जहांगीर पीर 50 करोड़ से डेवलपमेंट करते बोले थे, कब बोले थे? 9 साल पहले, आज भी है रिजल्ट 0। उस्मानिया हॉस्पिटल का रिनोवेशन आज भी है 0। ओल्ड सिटी में बहुत सारे हैं, मैं ऐसे कुछ अपने इश्यूज बताता चलूं तो एक महीना, मेरे को एक महीना अगर मैं 24 घंटे बोलूं तो एक महीना कम पड़ जाएगा, क्योंकि टीआरएस गवर्नमेंट और एएमआईएम के जितने भी ओल्ड सिटी में एमएलए से और कॉर्पोरेटर से, ये लोग काम नहीं कर इतने इश्यूज बना चुके हैं कि मैं बोलता बोलता चलूं तो एक महीना मेरे को कम पड़ जाएगा। चार मीनार बस स्टैंड को 4.5 साल हो चुका है। इसके लिए यहाँ पे सराउंडिंग में कौन है आप लोग पूछ। बस यहाँ पर भी हमारे उमा महेंद्र साहब मेहनत करे हैं, मोहम्मद अशमत अली जी मेहनत करे हैं, और हम भी मेहनत कर यहाँ तक ये नतीजे तक लेके आए कि इंशाल्लाह बहुत जल्द चारमीनार बस स्टैंड को भी लाएंगे। बस अपनी बात यही खत्म करते हुए सबका, पुलिस डिपार्टमेंट से एसीपी साहब का और सर्कल साहब का शुक्रगुजार हूँ, और सारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का शुक्रगुजार हूँ, और ट्रैफिक पुलिस से भी शुक्रिया कहना चाहता हूँ, और तमाम हमारे मीडिया भाई, मीडिया के जितने भी भाई है उनका भी शुक्रगुजार हूँ, और हमारे रहमत अली जी जितने अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, हमारे निखत मैडम जो अपना कीमती टाइम निकाल कर आए हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, उमा महेंद्र जी का भी शुक्रगुजार हूँ, सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर हनीफ अली जी का भी शुक्रगुजार हूँ,
और हमारे हिदायत भाई जो तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट है, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और प्रवीण बाबली जी जो तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट पर्सन है, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। गजनी मोहम्मद जी, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हमारे पाशा भाई जी का भी काफी टाइम से पाशा भाई भी अपना वक्त दिए, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और शमशुद्दीन भाई का भी शुक्रगुजार हूँ। और फरत मैडम जी, आपका भी शुक्रगुजार हूँ। तमाम ये जितने मेरे भाई हैं, सभी का मैं यहाँ तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी बात यहीं खत्म करते हुए, भारत माता की वंदे। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, मोदी जैसा हो।